क्या किसी ने कभी आपको कहा है कि मांगलिक होना एक दोष है या फिर एक कर्स है आपकी शादी पे? या फिर आपको लगता है कि मैंने क्या पाप किया जिसकी वजह से मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुआ हूँ? और अगर इससे भी बुरा कुछ किसी ने कहा हो तो, या आपने लाइन सुनी हो कि मुझे अपने बच्चे को मरवाना थोड़ी ना है। सो ये सिर्फ एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं कह रहा कि मैंने सुना हुआ है। लोगों ने अपनी कहानियां मुझसे शेयर की है, वहाँ से मैंने समझा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी उस 41.67% ऑफ पॉपुलेशन से बिलोंग करता हूँ जो मांगलिक है। सो अगर साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की माने तो 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड मांगलिक बन जाती है। सो इसमें आप अकेले नहीं हो। सो एक साथ मिलकर समझते हैं इस सदियों पुराने बिलीफ सिस्टम को, कि क्या है क्या नहीं है और ये क्यों होता है, इसका एक पॉजिटिव साइड क्या है, इस और इसके बेनिफिट्स क्या है, और अगर रेमेडीज है तो रेमेडीज क्या है। तो समझते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपके चार्ट पे पैदा कैसे होती है या ये बनती कैसे है आपके चार्ट पे, और इसको दोषा क्यों कहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मांगलिक होना या मांगलिक का जो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट पे होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो मंगल है आपके चार्ट पे, वो अगर कुछ घरों पे या कुछ हाउसेस पे अगर आ जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो उसको उस पर्सन को मांगलिक कह दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले घर पे, चौथे घर पे, सातवें घर पे, आठवें घर पे या 12वें घर पे ये कॉम्बिनेशन अगर आ जाती है, यानी मंगल वहाँ पर प्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर हम उस पर्सन को मांगलिक कह देते हैं। और अगर हम लोग साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की बात माने तो सेकंड हाउस भी कंसीडर करते हैं वो लोग, तो हम लोग उसको भी मांगलिक की कैटेगरी में मान सकते हैं। अगर हम बर्थ चार्ट में, साउथ इंडियन बर्थ चार्ट पे सेम प्लेसमेंट्स को समझे तो फर्स्ट हाउस पे, फोर्थ हाउस पे, सेवेंथ हाउस पे, एट्थ हाउस पे और ट्वेल्थ हाउस पे ये कॉम्बिनेशन बन जाती है। एंड फाइनली जैसे मैंने कहा, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो सेकेंड हाउस को भी कंसिडर करते हैं टू ब्रिंग इन द फोकस ऑफ मांगलिक। तो वहाँ पर आपका सेकेंड जो हाउस है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है साउथ इंडियन बर्थ चार्ट जो है उसको रीड करने का तरीका ये होता है कि जहाँ पर आपके दो डैशेस लगे हुए हैं वो जगह आपका असेंडेंट काउंट बनता है। जगह पर आपको जो हाउसेज है वो काउंट करने होते हैं क्लॉकवाइज की तरह। यहाँ पर साइंस फिक्स रहते हैं, हाउसेज मूवेबल रहते हैं। बल्कि नॉर्थ इंडियन चार्ट पे क्या होता है कि हाउसेज फिक्स रहते हैं, साइंस मूव होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। उसमें एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग होती है, यहाँ पर क्लॉकवाइज रीडिंग होती है। और जो ये कॉन्सेप्ट है ये हाउस बेस्ड कॉन्सेप्ट है, साइन बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है आपके बर्थ चार्ट पे, उस पर नहीं जाना है। वो जो बॉक्स है, वो डिब्बा है, उस पर जाना है कि वहाँ पर मंगल आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम हाउसेस काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम ओवरऑल समझे कि क्या हम इससे निष्कर्ष निकाला कि हम कि एक तरीके से अगर आप मांगलिक हो तो आप एक बड़े जनता का पार्ट हो, अकेले नहीं हो। जिसमें ऑलमोस्ट 41.67 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्लूडेड है। और अगर साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की बात माने तो सेकंड हाउस भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्लूडेड है। तो आप ऑलरेडी 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंक्लूडेड हो, यानी 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन मांगलिक मानी जाती है और 50% नहीं मानी जाती है। तो एक तरीके से ये दोषा नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अगर आधी पॉपुलेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है या ये दोष नहीं है, या इस तरीके से इसको बुरी तरह से नज़र से नहीं देखा जाता है। पर अदरवाइज इसको दोषा क्यों कहा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको दोषा कहा जा रहा है, या मंगल ही क्यों ये पर्टिकुलर दोषा क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि होता क्या है कि जब हम इस को एज मांगलिक बोलना या मांगलिक दोषा की तरह बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग मेनली जो फोकस हम और एरिया हमारा होता है वो है मैरिज एरिया, या शादी का, पार्टनरशिप्स का, अलायंस का, वो एरिया इंक्लूड होता है। क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो एग्रेशन का, एनर्जी का और एक्शन का ग्रह है, और एक तरीके से एक बैचलर ग्रह है। डीटी इनके नॉर्मली हनुमान जी से एसोसिएट होते हैं, जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं या ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे। इसमें अगर हम बात करें कि ये मंगल को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, तो मंगल को तभी इंक्लूड किया जा रहा है जब एस्पेक्ट मंगल का सातवें या आठवें घर पे बनता है। तो जब सातवें या आठवें घर पे मंगल देखता है तभी इसको कंसिडर हो रहा है एज अ मांगलिक दोषा। तो बर्थ चार्ट पे अगर आप सातवें आठवें घर को समझेंगे तो सातवां घर जो है वो मैरिज और पार्टनरशिप को डिनोट करता है, और आठवां घर आपका ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज सातवें घर का ग्रोथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके जैसे क्या है कि ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट जो मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से हाउसेस पे मंगल होता है तो मांगलिक दोषा का काउंट होता है। तो वो पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे या तो वो खुद सातवें पे बैठा हुआ है या उसको एस्पेक्ट करता है, और आठवें को भी एस्पेक्ट करता है। इसके अलावा एक और रीजन है कि मंगल को ही क्यों ऐसा ग्रह समझा गया, क्योंकि मंगल जो है वन ऑफ द ग्रह जो माने जाते हैं मरण करण स्थान में, यानी डेथ इफ्लिक्टिंग टाइप का कॉम्बिनेशन, यानी वहाँ पर जो ग्रह है वो सही से काम नहीं करते हैं, वो सातवां घर माना जाता है। तो वहाँ पर एक एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट कर जाता है अगर जो ग्रह है वो अच्छे से प्लेस ना हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मांगलिक होना
या इसको दोषा कहना क्यों एक जरूरी बात बन जाती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। पर एक चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि जो ये दोषा है इसको कुछ दोषा भी कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मिसकंसेप्शंस काफ़ी है इसके ऊपर। पर यहाँ पर क्योंकि ये लोग एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, लॉजिकल गो गेटर्स होते हैं, अब इनको ज़िंदगी में जो पाना है उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, उसको फाइट करते हैं, उसको रीच आउट करते हैं। तो उसके ऐसे ही सिचुएशन बन जाती है कि ये लोग अपने इंडिपेंडेंस रहने में या सेल्फ रिलायंस होने में काफ़ी प्राइड रखते हैं, उससे काफ़ी सेटिस्फाई होते हैं, खुश होते हैं, इनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है और अपने हिसाब से चीज़ें करना बहुत प्यारी है। पर जब कोई पार्टनर पिक्चर में आ जाता है, चाहे वो एक बिजनेस पार्टनर हो या फिर कहीं ना कहीं एक मैरिज पार्टनर हो, तो जहाँ पर भी अलायंस क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर स्पाउस बीच में आने की वजह से ये अपनी इंडिपेंडेंस इनको अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाते, इनकी पर्सनल फ्रीडम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती है। उसके ऐसे जो मैरिटल हार्मोनी और कंपैटिबिलिटी है उसमें इश्यूज आते हैं। तो उसके ऐसे ये जो दोषा है, इसको एक दोषा की तरह कंसिडर कर लिया जाता है, खासकर इसी कंटेक्स्ट में, जैसे मैंने कहा, दूसरे कंटेक्स्ट में नहीं। लेकिन यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि अगर अगर इन हाउसेस की मैंने नाम बात लिया तो कैसे कैसे आपके बर्थ चार्ट पे ये इम्पैक्ट करता है, खासकर मैरिटल लाइफ में। तो अगर पहले घर पे मंगल आता है तो एक तरीके से ये एक बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट की पर्सनैलिटी होती है, जो अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं और अपने पार्टनर के से डिस्कस किए बिना या उनसे ज़्यादा इंट्रैक्शन किए बिना एक्शन ले लेते हैं, इवन अपने गोल के ऊपर चल पड़ते हैं। और एक बार जो इंसिडेंस है या जो काम इनको करना है वो करने के बाद इनको जब पार्टनर याद दिलाता है कि मैं भी हूँ आपके साथ, मेरे से भी जरा बात कर लिया करो या मुझे बता दिया करो, तब ये बोलते हैं हाँ 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 मुझे याद आया, अच्छा आप तुमसे भी बात करनी थी। पर अदरवाइज ये है कि ये लोग इमीडिएटली जब सिचुएशन आती है तो खुद हैंडल करते हैं, मेन बात ये है। सेकंड हाउस पे अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाती है तो इनके फैमिली के एरिया में ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट आता है और साथ ही साथ इनके स्पीच में ये एस्पेक्ट आता है, जिसके से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो भी इनके मन में होता है, जो भी इनके दिमाग दिमाग में एकदम से बात आती है उसको मतलब बैल बुद्धि की तरह सीधा बोल देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। तो उसके ऐसे क्या है, कभी कभी कुछ ऐसा डायलॉग या ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जाती है जो दूसरे को हर्ट कर सकती है। तो वो भी एक तरीके से जो जो पर्सन है, खासकर यहाँ पर ये भी हो जाता है कि जब कभी पार्टनर गलतियां गिनवा रहा हो या कोई बात बुरी लग रही हो उसको और वो क्रिप कर रहा हो, वो फिंगर पॉइंटिंग कर रहा हो, तब ये लोग अपने आप को शांत नहीं कर पाते, ये रिस्पॉन्स करते हैं और ये मतलब लड़ाई का सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि इनकी एक शब्द या एक फायर ऑफ शब्द, मतलब मिस फायर ऑफ शब्द बोलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देता है। अगर चौथे घर पे सेम कॉम्बिनेशन की बात करें, यानी मंगल अगर चौथे घर पे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं घर के अंदर जो एक जनरल हैप्पीनेस रहती है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहती है, इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है, वो नहीं होती है। तो इमोशनली बहुत लोग ये इमोशनली बहुत स्टेबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पर्सन का ये है कि चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो नहीं अगर हो रहा होता है तो उनको लगता है कि जब ऐसा होना चाहिए था या ऐसा बोला था तो क्यों नहीं हो रहा। इनके साथ काफ़ी बार ये भी होता है कि लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को जब ख्याल नहीं रखते और इनके सामने दूसरे लोग बोलते कुछ हो रहा है और करते कुछ है रहे हैं, तो वो बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है चौथे घर वालों के साथ। तो वहाँ पर क्या है कि इनकी ये लोगों के साथ दूसरे लोग अपने इमोशंस के बारे में पर्टिकुलर नहीं जाते, ये चाहते हैं कि इनके इमोशंस और दूसरों लोग भी अपने इमोशंस को लॉजिकली परस्यू करें। ऐसे नहीं कि मन में कुछ आया तो कर दिया, कुछ रीज़न होना चाहिए उसके पीछे। तो वो चीज़ इनके लिए बहुत मैटर कर जाता है। अगर सातवें घर की बात करें तो ये तो डायरेक्टली एक तरीके से स्पाउस और मैरिटल रिलेशनशिप से कनेक्टेड हाउस हो गया। तो यहाँ पर आते ही एक सिचुएशन बन जाती है कि पार्टनरशिप्स में या जिसके साथ आप हो, वो पर्सन के साथ आपके आर्गुमेंट्स होना या कहीं ना कहीं ऐसे बिहेवियर्स होना जहाँ पर बहुत डायरेक्ट अप्रोच हो बिना दूसरे पर्सन को कंसीडर किए बिना, वो सिचुएशंस बढ़ जाती है। और खासकर यहाँ पर ये बात आ जाती है कि कंट्रोलिंग वाला फैक्टर बढ़ जाता है, डोमिनेटिंग वाला जो शब्द, सही शब्द है वो है डोमिनेटिंग वाला शब्द, तो डोमिनेशन वाला फैक्टर भी बढ़ जाता है। बस यही डिफरेंस आ जाता है कि हाउ द अदर पर्सन टैकल्स इट, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पार्टनर है उसका भी अगर कॉम्बिनेशन में इस टाइप की कॉम्बिनेशन आ जाती है या ऐसी कनेक्शंस आ जाती है, तब फिर भी एनर्जी बैलेंस हो जाता है, तो हम उस पर आएंगे बाद में। आठवें घर पे अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो इन लॉज हो गया या फिर इवन कंबाइंड एसेट्स जो है, जॉइंट एसेट्स जो है, हस्बैंड वाइफ के मिला के, वो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाता है और लॉन्गेविटी भी इस कैटेगरी में आता है। एक और चीज़ आठवें घर के साथ जुड़ती है जो बाद में पॉइंट्स पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाते हैं कि नहीं, उस बात पे हम लोग जाएंगे बाद में। और अगला नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है 12वें घर में। 12वें घर में क्या होता है कि जो इश्यूज हो जाते हैं या कंसर्न्स हो जाते हैं या फिर कोर्ट केसेस जो आपने सुने होंगे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ब्लड प्लेजर्स इश्यूज हो या एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गया, एक पर्सन के दिमाग में आया तो उसने खर्चा कर दिया, बस सोचा नहीं, सोचा समझा नहीं, तो वो चीज़ के ऊपर झगड़ा हो। या फिर इवन एट द सेम टाइम एक पर्सन दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है, मुझे अपना कमरा और पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे मेरे पीछे मत आया करो, मुझे अकेला छोड़ दिया करो। तो वो चीज़ पे भी वो सिचुएशंस पे भी जब झगड़ा होता है, बहस होती है, तो वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मार्स 12वें घर में काउंट हो जाता है।
ऑफ कोर्स जो ये पॉइंट्स हैं ये सिर्फ मैरिज, अगेन मैरिज और मैरिटल रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस्ड है। इनके बेनिफिट्स भी होते हैं, यानी आपके पर्सनल लाइफ में बहुत बेनिफिट्स होते हैं, और उसमें हम लोग जाएंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। पर अदरवाइज हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो परसीव्ड पर्सनैलिटीज होती है, परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग होती है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की, तो वो प्रिडिक्शन वाइज तो आपको समझ आ गया कि ये कैसे होता है। हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें मंगल के अलग अलग हाउसेस में क्या क्या प्रिडिक्शंस होती है, पर उसमें फोकस मैरिज और स्पाउसल रिलेशनशिप का नहीं होगा। उसमें सिर्फ मंगल के प्रिडिक्शंस होगा, और इवन एट द सेम टाइम मांगलिक होना या फिर मंगल का अलग अलग हाउस पे प्लेसमेंट होना के बेनिफिट्स क्या है। पर अदरवाइज परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग मंगलिक दोषा की क्या होती है, वो ये है कि काफ़ी बार ऐसा लगता है लोगों को कि इसके जैसे शादी लेट हो जाती है, यानी सुटेबल मैच नहीं मिलता, उसमें उसको मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आ जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, मांगलिक लोगों की भी जल्दी शादी हो जाती है, और ऐसा सुटेबल मैच भी सिचुएशन बन जाती है। डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है यहाँ पर, या डिफ़िकल्टी की बात क्यों आती है? डिफ़िकल्टी की बात सिर्फ इसलिए आती है बिकॉज यहाँ पर जो पर्सन है जिसका ये कॉम्बिनेशन है, वो बैचलरशिप में ज़्यादा अच्छे से रहना चाहता है या लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, लाइफ एंजॉय करना चाहता है। एट द सेम टाइम अपनी इंडिपेंडेंस को छोड़ना नहीं चाहता है। उसने अपनी लाइफ में जो अचीव करना था वो अभी तक नहीं किया, और एम्बिशन है, एम्बिशियस है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उस वजह से डिफिकल्टी आ रही है। या एट द सेम टाइम ये सिचुएशन हो रही है कि जब वो किसी से मिलता है तो उसको दूसरे की एनर्जी बहुत एनर्जाइज नहीं लगती है, दूसरा पर्सन जो है वो बहुत लो एनर्जी का लगता है, वो एक रीज़न हो सकता है। पर ऐसे ये सिर्फ वन ऑफ द मिसकंसेप्शन है या परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मांगलिक दोषा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोली जाती है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर लगातार डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं स्पाउस के बीच में। पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, अगर एनर्जी मैचिंग है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हेल्थ कंसर्न्स के ऊपर भी बात आती है कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पार्टनर या जो खुद इंडिविजुअल है उसको हेल्थ इश्यूज हो, या फिर पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, खुद के ऊपर तो एनर्जी मंगल की स्ट्रांग रहती है, लेकिन अगर पार्टनर मांगलिक है तो फिर एक तरीके से आप बोलोगे खुद को इशू हो रहा है। लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि पार्टनर के ऊपर इशू आ रहा है कि अगर आप मांगलिक और पार्टनर मांगलिक नहीं है, या फिर उसकी एनर्जी बैलेंस आपके साथ नहीं है, तो हेल्थ इशू क्यों आ रहा है? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एक पर्सन कुछ गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है या परेशान है, कुछ उसके फ्रस्ट्रेशंस है, और वो कुछ कह रहा है और उस बहुत स्ट्रांग है, लाउड है, तो दूसरा बंदा घबरा जाता है अगर उसकी एनर्जी रिसेप्टिवनेस इतनी ज़्यादा ना हो कि मंगल की एनर्जी को मैनेज कर पाए। तब वहाँ पर पर्सन का जो बॉडी है या पूरा स्ट्रक्चर है वो हिल जाता है। उसके ऐसे हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं कहे कहे जा सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ कंपैटिबिलिटी और मैच मेकिंग से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व की जा सकती है। अगली चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिड लाइफ में, ऐसा परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग है मांगलिक के ऊपर। पर ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्योंकि अगर ये लोग मिलके चाहे, यानी ये पर्सनालिटीज़ मिलके चाहे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, एक बार इनको समझ आ जाए करना क्या है, तो ये अपने टारगेट को अचीव करके रहते हैं, और एट द सेम टाइम बहुत हायर ब्रैकेट में अपने आप को रिसीव कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या इकोनॉमिकली, अपने आप को वेल सेटल कर पाते हैं। ठीक है। सो अब तक तो हम लोग मांगलिक को एज अ दोषा या मांगलिक इटसेल्फ समझ पाया कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसकी अब हम समझते हैं कि ब्राइटर साइड क्या है या इसके बेनिफिट्स क्या है। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि मैं भी एक मांगलिक हूँ, तो उसकी वजह से समझ आता है कि मांगलिक के बेनिफिट्स को तो मैंने बड़े ध्यान से देखा होगा, और साथ ही साथ इनके बेनिफिट्स को मैं खुद समझा हूँ, या फिर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, या फिर एट द सेम टाइम इसके ऊपर स्टडी और रिसर्च बहुत ज़्यादा किया है। तो उसकी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अल्टीमेटली वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अचीवर्स है, तो फिर अगर आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो बहुत फायदेमंद है। तो इसके साथ काफ़ी ऐसी स्ट्रेंथ्स है जो काफ़ी बार लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। पर जैसे कि ये लोग बहुत हाईली एम्बिशियस अचीवर्स होते हैं, ये सेल्फ ड्रिवन होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और ग्रेट सक्सेस की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा, अगर ये पार्टनर के साथ मिल जाए और पार्टनर की कंपैटिबल एनर्जी हो, यानी मैच मेकिंग के साथ हो, या उसका भी मंगल ग्रह अच्छे से वेल प्लेस्ड है, मांगलिक नहीं भी हो तो चलता है, पर मंगल की एनर्जी अच्छी है और वेल प्लेस्ड है, मांगलिक हो तो भी ठीक है, तो उसके वजह से ऑटोमेटिकली ये लोग बहुत ही हाईली कंपैटिबल कपल, एट द सेम टाइम पावर कपल्स की कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं, जहाँ पर ये लोग एक डायनेमिक रिलेशनशिप सेट कर पाते हैं और लाइफ की किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो पैशनेट इन लव वाला रिलेशनशिप बन जाता है। यानी इनके साथ ये भी होता है कि दे हैव हाई लेवल ऑफ इंटीमेसी। इनके साथ इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशन जब अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो उनका काफ़ी इंटेंस होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, एट द सेम टाइम काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होता है। इवन अपने डिजायर्स जो रिलेशनशिप में है वो बहुत अच्छा वेल फुलफिल कर पाते हैं ये लोग। मांगलिक के साथ अगर मांगलिक जोड़ दिया जाए तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों माना जाता है, या फिर एक तरीके से एक वन ऑफ द बेस्ट पेयर्स क्यों बनते हैं?
तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी बार एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छी मानी जाती है, और एट द सेम टाइम मैं अपने क्लास में भी इसको एज अ एग्जांपल यूज़ करता हूँ, जो मैं एग्जांपल आपसे शेयर करूँगा कि मांगलिक टू मांगलिक अगर आप मैच करते हो तो कितनी अच्छी बात है, या कितनी अच्छी चीज़ होती है, या कैसे एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है एक एग्जांपल से। समझे कि एक आप अपने ऑफिस गए और आपका अपने बॉस के साथ एक हीटेड आर्गुमेंट हो गया, क्योंकि आपके बॉस ने आपको इंसल्ट कर दिया, और वो जो सिचुएशन थी वो आपके टॉलरेंस से बाहर चली गई। अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बेस पे आपने क्या किया, आपने ऑन स्पॉट अपना रेजिग्नेशन लेटर थमा दिया। मंगल स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन लेटर रेडी होता है, या पर्सन के पास जो एवेन्यूज होते हैं अपने आप को बाहर निकालने के, अपनी इंडिविजुअलिटी को वापस विन ओवर करने के लिए, वो रेडी होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप यहाँ पर अपने रेजिग्नेशन को ऑन स्पॉट बॉस को देते हो, और फिर अगर आप घर आके अपने मांगलिक स्पाउस को बोलते हो कि मैंने ऐसे ऑफिस में किया बिकॉज दिस 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 एंड दैट 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 हैपन, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका स्पाउस मांगलिक है तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो ये करेगा कि वरी करने के अलावा वो ऐसा बोलेगा कि वो स्माइल करेगी, आपकी स्पाउस अगर फीमेल है तो स्माइल करेगी, और वो कहेगी कि यू हैव नॉट क्विट योर जॉब, एक्चुअली यू चूज योर सेल्फ, और ये सबसे बेटर डिसीजन लिया है तुमने अपनी लाइफ का। बल्कि मजाक में ये भी कह सकते हैं कि बॉस को एक थप्पड़ भी मारना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि इतना क्रूशियल या इतना एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया कि एक पर्सन ने बिना सोचे समझे जो है वो रेजिग्नेशन ऑन स्पॉट दे दिया, जस्ट बिकॉज एक आर्गुमेंट हुआ, और उसके जैसे उसने रेजिग्नेशन दे दिया, उसको इंसल्टेड फील हुआ, बट ही चूज द पर्सन चूज द सेल्फ रिस्पेक्ट एरिया, और एट द सेम टाइम उसके टॉलरेंस से बाहर चला गया, और उसके अंदर पेशेंस नहीं रही कि इस चीज़ को मैनेज करने की, और उसने इंस्टेंट एक्शन ले लिया। उसके बाद जब वो घर आता है तो उसको वाइफ सपोर्ट करती है इंस्टेड ऑफ नॉट बीइंग सपोर्टिव। स्ट्रेंजली यहाँ पर एक अजीब एक्शन हुआ है, एक्सट्रीम एक्शन हुआ है, तब भी वाइफ सपोर्ट कर रही है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक नॉन मांगलिक और मांगलिक का मैचिंग हम करते हैं, या फिर अगर ग्रह जो है मंगल आपके बर्थ चार्ट पे वो स्ट्रांगली मैचिंग नहीं है, यानी अगर बात की जाए एक मांगलिक है और दूसरा पर्सन का जो बर्थ चार्ट है उसमें मंगल जो है वो स्ट्रांगली प्लेस नहीं है, तो उसकी एनर्जी स्ट्रांग नहीं, तो वैसी वाइफ क्या आंसर करती है और कैसा रिस्पॉन्स करती? अरे यार तुम तो ऐसे ही हो सच्ची, तुम इतना इम्पल्सिव कैसे हो सकते हो? तुमने जो ये ऐसे बेसुदी में ये हरकत कर दी है, उसके जैसे ना तुमने मेरे बारे में सोचा, ना तुमने फैमिली के बारे में सोचा, और ना तुमने बच्चों के बारे में सोचा, और अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? और वो पर्सन इवन ये भी हो सकता है कि इमोशनल होकर रो भी पड़े। मांगलिक लोग जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा रोएंगे, मांगलिक लोग रोते नहीं है, जो मंगल स्ट्रांग वाले लोग होते हैं ना, आराम से उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। तो मांगलिक वाली वाइफ जो होगी ना, या मंगल स्ट्रांग वाली वाइफ होगी, तो वो रोएगी नहीं, वो सपोर्ट करेगी, इस एनर्जी को सपोर्ट करेगी, जहाँ पर एक बंदे ने कुछ हरकत की और दूसरी जगह पर उसको रिएक्शन मिलने के बजाय सपोर्टिव रिस्पॉन्स मिला। लेकिन दूसरी तरफ अगर पर्सन मांगलिक नहीं है, या उसका मंगल ग्रह अच्छा नहीं है, वेल प्लेस नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, और उससे एक तरीके से जो डिसएग्रीमेंट्स है या फिर जो एक्सट्रीमिटीज है वो फेस करनी पड़ सकती है, रिश्ता खराब हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल था जो मैं अपनी क्लास में काफ़ी यूज़ करता हूँ, आई बिलीव मैंने अपने सीट कोर्स क्लास में इसको यूज़ किया हुआ है। पर अदरवाइज मुझे ये एग्जांपल बहुत अप्रोप्रिएट लगता है, और लिटरली एक एक्सट्रीम सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाता है या मैनेज किया जाता है, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि मांगलिक होना या नॉन मांगलिक होना, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है, और लिटरली सिचुएशंस ऐसी आती है तो आपको एक सपोर्ट फैक्टर मिलता है, जो अजीब सिचुएशन में भी सपोर्ट फैक्टर मिलता है। सो कहीं ना कहीं मांगलिक होते हुए अगर आप मैच मेकिंग कराते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ये वाला जाता है जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशंस हो तो वहाँ पर सिचुएशन बन जाती है। पर अदरवाइज एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे सेगमेंट पे ये चीज़ कैसे काम करती है, कि मांगलिक जो है वो दूसरे मांगलिक के साथ बेटर अलाइन हो पाते हैं, वो एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं एक दूसरे को, एक खासकर इस बात पे भी कि अगर उनकी पैशनेट एनर्जी की बात करें या फिर कहीं ना कहीं उनकी लव लाइफ की बात करें, तो उसमें इंटेंसिटी और ड्राइव कैसे होती है। तो मंगल जो ग्रह है वो हमें पता है कि वो ग्रह जो है वो एक तरीके से ग्रह ऑफ फिजिकल बॉडी है। तो उसके जैसे क्या है कि यहाँ पर फिजिकल सेटिस्फैक्शन होना या फिजिकलिटी का एक शब्द आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इनके जो रिलेशनशिप है वो थ्राइव करते हैं पैशनेट मोमेंट्स पे और इंटीमेसी में। तो अगर आर्गुमेंट होता है, चैलेंजेस आते हैं, तो तब भी ये चीज़ इनका जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है खासकर, वो बढ़ जाता है। स्ट्रेंजली आपका किसी से झगड़ा हो रहा है या आर्गुमेंट हो रहा है, चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन उससे उल्टा आपका प्रॉब्लम आने के बदले आपकी इंटीमेसी लेवल या फिर आपके अट्रैक्शन अपने पार्टनर से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये इनकम्पैटिबल पार्टनर्स के साथ पेयर कर दिया जाए, या जहाँ पर दूसरे पर्सन का मंगल बहुत स्ट्रांग नहीं है, तब क्या होगा?
तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अपने कंसल्टेशन से। मेरी कंसल्टेशन हुई थी काफ़ी साल पहले, कुछ साल पहले। तो उसमें क्या था कि एक नेपाली लेडी थी, वो मेरे से बात कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी मैरिज में खुश नहीं है। थोड़ा सा उसने झिझक के साथ या समय के साथ अपनी बात खुद ही, मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है या आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम्स लुक फॉरवर्ड कर रहा था, या मैंने बर्थ चार्ट, नॉर्मली मेरा तरीका है कि मैं हस्बैंड का भी बर्थ चार्ट मंगवा लेता हूँ या दूसरे पर्सन का भी बर्थ चार्ट मंगवा लेता हूँ, ताकि मैं उससे ज़्यादा अच्छा, बिना पूछे ज़्यादा अच्छा बता सकूँ कि दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। बट हुआ क्या था कि वहाँ पर जब मैं पूछ रहा हूँ उनको, प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है, मान रही है, लेकिन जो पॉइंट वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बोलेंगे मुझे, वो ये था कि मैं अपनी लव लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड से, हस्बैंड जो है मेरे, जो है वो उनका मेरे साथ जो वे ऑफ पैशनेट मूवमेंट्स है वो सही से नहीं हो पाते हैं, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन दैट। एंड मुझे कहीं ना कहीं इस बात से खुशी नहीं है। सो मैं बोला कि मैंने मजाक में बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी खाली नहीं है, आपकी लव लाइफ बिल्कुल भरी हुई है, और आपकी लव लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है। ऐसा ध्यान रखो या ऐसा याद करो, वो टाइम याद करो जब आपके हस्बैंड के साथ आपका कोई बहस हो जाता है, या फिर आपके हस्बैंड के साथ आप कोई एक्टिविटी साथ में करते हो, या फिर आपके हस्बैंड ने कभी आपके लिए स्टैंड लिया हो और आपके साथ आपके लिए कुछ किया हो, खासकर ऐसा किया हो जो आपने उनसे एक्सपेक्ट ना किया हो, तब आपको एकदम से उनकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है, एंड दैट टाइम व्हेन यू गेट इनटू पैशनेट मोमेंट्स, तो उस समय ये सिचुएशन बन जाती है कि आप जो है प्रॉपरली रिलिश करते हो, एंजॉय करते हो और सेटिस्फाई होते हो। उन वो मोमेंट्स में आपके अंदर इतनी सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिरेशन होती है उसके लिए, कि आप उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हो। यू फील लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप वैल्यू करते हो एक तरीके से। तो मैंने पूछा ऐसा है ना, ऐसा पक्का है ना, ये चेक करो, मतलब इसको याद करो और देखो। तो एकदम से मतलब वो जो पर्सन है, वो लेडी जो है वो याद करती है कि हाँ हाँ ये ऐसा कुछ था। और वो ऐसा हुआ था कि जब अपने मोमेंट्स वो याद करते कि हाँ ऐसा हुआ था शायद, और फिर थोड़ा टाइम के बाद वो बताती है कि हाँ मैं अपने हस्बैंड से अट्रैक्ट हुई थी, और एकदम से वो हंस पड़ती है, और वो कहती है हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है। मुझे अब याद आ रहा है कि जब जब ऐसी सिचुएशंस हुई है जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने स्टैंड लिया हो, या फिर हमारा कुछ डिस्कशन हुआ हो, आर्गुमेंट हुआ हो, या हमने एक्टिविटीज साथ में की हो, तो एकदम से मेरा अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़ा है, और एट द सेम टाइम आई वॉज वेल सेटिस्फाइड व्हेन वी हैड सम पैशनेट मोमेंट्स। तो ये रियलाइजेशन उसको समझ आ गई। मैं बोला ये फॉर्मूला है, मेरा तरीका है नॉर्मली ऐसा कंसल्टेशन में मैं फॉर्मूला वर्ड बहुत यूज़ करता हूँ। तो मैं बोला ये फॉर्मूला है आपके बर्थ चार्ट का, कि इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपका काम कर जाएगा, और इस ये हर बार ये सिचुएशन अगर आएगी तो आप उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। एंड शी गॉट अ फॉर्मूला फॉर अ लाइफ, शी गॉट अ सोल्यूशन फॉर अ लाइफ। खासकर उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ऐसा मिला जो विच इज़ वेरी मच ऑब्जर्वेबल और वेरी वेरी मच सॉल्वेबल। तो वो चीज़ इस पर्सन के साथ हुई। तो वो चीज़ ने इस पर्सन को एक सेटिस्फैक्ट्री कंसल्टेशन का मौका दिया, एंड शी वाज वेल सेटिस्फाइड, शी गेव मी गुड रिव्यूज, 5 स्टार रिव्यूज नॉर्मली मिलते हैं तो मिल गए। तो वो चीज़ हो पाई, एंड शी अंडरस्टूड कि उनके रिलेशनशिप को क्या चीज़ फ्यूल करती है, ये कैसे इस रिलेशन को एम्पावर करना है। तो यही काम है अपना, ज्योतिष में भी हमारा यही काम है, कंसल्टेशंस के थ्रू हाउ टू मेक मेक यू अंडरस्टैंड योर चार्ट बेटर टू यू, ताकि आप फॉर्मूला को यूज़ करके अपने चार्ट के एम्पावर्ड एनर्जी को यूज़ करके बेटर रिजल्ट्स लेके आ पाओ। तो ये चीज हुई थी जब हमने मांगलिक और नॉन मांगलिक को इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे जोड़ा था। तो यहाँ पर नॉन मांगलिक होते हुए भी सिचुएशंस जब ऐसी बनी जहाँ पर वो पर्सन का मंगल कहीं ना कहीं जागृत हुआ, तब ये पर्सन अट्रैक्ट हुआ, और तब ये पर्सन सेटिस्फाई भी हुआ। तो ये चीज का फर्क आ जाता है। जो कॉमन मिथ्स है उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि उसको ब्रेकआउट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि मांगलिक होना या मांगलिक के कैटेगरी में क्या क्या मिथ्स इंक्लूडेड है। तो एक चीज अक्सर कही जाती है कि मांगलिक को नॉन मांगलिक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो है जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप हॉरोस्कोप को अच्छे से मैच करते हो, खासकर जो अच्छा है किसी एस्ट्रोलॉजर से आप मैचिंग करवाते हो, गुण मिलान की बात नहीं कर रहा मैं, गुण मिलान के बियॉन्ड बात कर रहा हूँ, यानी जो पर्सन मंगल की प्लेसमेंट को भी देखे, और साथ ही साथ मंगल कैसा है कैसा नहीं उसकी भी बात देखे, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि आप अगर मैच करवा लेते हो अपना बर्थ चार्ट, मांगलिक टू मांगलिक मैच कर लेते तो वो एक तरीका बन ही जाता है, पर अगर मांगलिक टू नॉन मांगलिक वाला सिचुएशन बन जाता है, तो वहाँ पर आप मंगल की एनर्जीज और उसके प्लेसमेंट्स के हिसाब से उसको मैच करवा के आप अपना एनर्जी बैलेंस करवा सकते हो, या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एनर्जी बैलेंस हो रही है तो यू कैन मैरी अ मांगलिक टू अ नॉन मांगलिक। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। काफ़ी बार ये बात आ जाती है कि काफ़ी बार ये बात आ जाती है कि इसका कैंसलेशन है कि नहीं,
इसका कैंसलेशन बहुत तरीके से है, मांगलिक का कैंसलेशन काफ़ी तरीके से जो पब्लिक को नहीं पता। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर चाहिए ही होता है उसको मैच करवाने के लिए। मतलब एक तरीके से एस्ट्रोलॉजर चाहिए होता है ताकि आप ये श्योर कर पाए कि मांगलिक का प्लेसमेंट कैच मैच कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, अगर आप नॉन मांगलिक के साथ कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी बार होता है अगर प्लेसमेंट सैटर्न और जुपिटर के साथ आ जाए, या 4 9 12 के साथ कनेक्ट हो जाए, 4 9 12 साइंस में कनेक्ट हो जाए, तब ये जो चीज़ है मांगलिक का असर कम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको नॉर्मली एक लर्नेड एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, वो आपको बेटर गाइडेंस दे सकता है, बिकॉज वो दूसरे पैरामीटर्स को भी क्रॉस चेक करते हैं। और साथ ही साथ ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे पेरेंट्स खुद एक मैच है बिटवीन मांगलिक एंड नॉन मांगलिक, एंड सिंस द टाइम ऑफ देयर मैरिज इट्स बिन मोर देन 40 years आई बिलीव। तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, एंड दे आर रियली हैविंग नो ट्रबल इन देयर मैरिड लाइफ, एंड एज वेल एज द पॉइंट्स विच आई मेंशन बिफोर। तो मांगलिक नॉन मांगलिक मैरी कर सकता है, एंड लाइक आई सेड मेरे जो पेरेंट्स है वो खुद एक ऐसा मैच है। और मैंने खुद कंसल्टेशंस में काफ़ी ऐसे मैचेस को देखा है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ अपना चार्ट मैच करवाने आते हैं, एंड द इशू इज नॉट एग्जैक्टली बीइंग मांगलिक एंड नॉन मांगलिक, कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मिथ और भी आ जाता है कि काफ़ी बार ये बात कही जाती है, जो वन ऑफ द अफवाह भी कह सकते हैं। तो वो ये है कि इससे एक पर्टिकुलर स्पाउस की डेथ हो जाती है, यानी मांगलिक किसी एक पर्सन का हो तो दूसरे स्पाउस की डेथ हो जाती है। जैसे मैंने वो पहले एक डायलॉग बोला कि मेरे को अपने बच्चे को मरवाना थोड़ी ना है, तो मिथ्स में आ जाता है कि लोगों को लगता है मांगलिक से किसी की डेथ हो जाती है। ये एक मिसकंसेप्शन है। और ये फियर मॉन्गरिंग भी है कि अगर आप किसी को ऐसा बोलो मुझे अपने बच्चे को मरवाना थोड़ी ना है, तो आपने जिसके सामने भी बोला उसके सामने भी आपने डरा दिया, आपने मतलब एक गलत इंप्रेशन सेट किया, एक गलत अफवाह को आपने फैलाया। साथ ही साथ आपने खुद के अंदर भी उस नॉलेज को या उस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग मांगलिक एंड नॉन मांगलिक की मांगलिक होता क्या है उसको अच्छे से नहीं समझा है। तो इवन आपने एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट नहीं किया, जस्ट आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स थे या कॉन्सेप्ट था, तो आपने उसको यूज़ कर लिया। तो या ये एक तरीके से ज्योतिष नहीं है, तो आपको किसी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए ताकि आपका ये फियर मॉन्गरिंग कॉन्सेप्ट हट जाए। पर अदरवाइज क्या है कि पहले ज़माने में क्या होता था, ये ऐसा कॉन्सेप्ट आया क्यों, बिकॉज पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो लोग थे वो क्षत्रिय थे, तो या बैटल्स की सिचुएशंस काफ़ी होती थी, तो उनको काफ़ी बार हैज़ार्डस सिचुएशंस की सिनेरियोज फेस करनी पड़ती थी। ये चीज़ इवन तब भी एप्लीकेबल है कि अभी तो मेडिकल साइंस बहुत अच्छा है, पहले मेडिकल साइंस भी इतना अच्छा नहीं था, तो इसके वजह से जो मेन थे, लड़के लोग थे, उनका जल्दी डेथ होने का सिचुएशन बन जाता था। इसके अलावा लेडीज़ के साथ एक सिचुएशन ये बन जाती थी कि मंगल इटसेल्फ एक ग्रह ऑफ फिजिकलिटी है। तो आप पहले इतना जो मेडिकली इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि आप एक तरीके से यू कैन स्टॉप बीइंग अ पर्सन गेटिंग प्रेग्नेंट। अभी तो फिर भी काफ़ी ऐसे आइटम्स होती है जो आपको हेल्प करती है दैट द पर्सन कुडंट गेट प्रेग्नेंट। पर तो इसलिए पहले हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं या हमारे दादा परदादा रहे हैं उनके साथ साथ बच्चे रहे हैं, तो सात सात बच्चे वाली बात आ जाती है, या 14 11 11 14 14 वाले बच्चों की बात आ जाती है। पर मेडिकली जो एरिया था या सिचुएशंस थी वो इतनी साउंड नहीं थी, और काफ़ी प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे जो या कॉन्सेप्शन स्टॉपिंग मेथड्स नहीं थे जो अभी सोसाइटी में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो मांगलिक लोगों के साथ क्या होता था कि बीइंग अ ग्रह ऑफ फिजिकलिटी, तो यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी काफ़ी बार आ जाती है, लव मेकिंग सिचुएशंस काफ़ी आ जाते थे, जिसकी वजह से लड़कियां जो थी वो इम्प्रेग्नेंट हो जाती थी। और बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड एट द सेम टाइम मेडिकल लिमिटेशंस जो थी, उसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी उसकी वजह से काफ़ी बार डेथ हो जाती थी, जिसके वजह से मोर्टेलिटी रेट्स वुमेन के लिए भी हाई हो जाती थी। तो दोनों कॉन्सेप्ट में आता है, लड़कों के लिए भी हाई है, मेन के लिए भी हाई हो जाता था बिकॉज ऑफ अदर सर्कमस्टांसेस, एंड वुमेन के लिए भी सब हाई हो जाता था बिकॉज ऑफ अदर सर्कमस्टांसेस। पर बिकॉज अब मेडिकल साइंस में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है और हमारे वर्क हमारे कल्चर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ चुकी है, उसकी वजह से अब ये जो कंसर्न्स है या ये जो मिथ है कि इससे स्पाउस की डेथ हो जाती है, ये फर्दर वैलिड नहीं है आज की सोसाइटी में, आज की मॉडर्न सोसाइटी में। फर्दर एक बात की जाती है कि अब क्या ये पर्टिकुलर चीज़ क्योर की जा सकती है कि नहीं, मतलब मांगलिक को क्योर किया जा सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ क्योर करने का चीज़ है नहीं, इज देयर इज नथिंग टू क्योर। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो बनी है प्रोग्रेसिव, ये लोगों के लिए जो प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स है एक तरीके से, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता है। तो आप कोई श्रापित या फिर आप कोई एक तरीके से अछूत टाइप के पर्सन नहीं हो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक चीज़ आती है कि ये सिर्फ लड़कियों पे अप्लाई होती है, वुमेन पे अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है। मांगलिक का सिचुएशन दोनों पे अप्लाई होता है, मेन और वुमेन पे इक्वली अप्लाई होता है। बट चीज़ क्या है कि मेन पे इतना नोटिस नहीं आता बिकॉज मस्कुलाइन एनर्जी मेन के अंदर ऑलरेडी होती है, मार्स अच्छा होता है या मार्स की एनर्जी होती ही है। बट वुमेन के अंदर ये चीज़ ज़्यादा जल्दी नोटिस में आती है, तो उसके ऐसे ये चीज़ आ जाती है कि लड़कियों को ये शायद बैडली इफेक्ट करती है।
ऑफ कोर्स ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि दैट फेमिनाइन एनर्जी अगर फीमेल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती है तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की सिचुएशंस आ जाती है। तो मांगलिक अगर लड़कियां हैं तो दे हैव टू डेफिनेटली मैनेज देयर मंगल बेटर, बिकॉज ताकि उनको हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा ना आए। मांगलिक के साथ एक और चीज़ ऐसी कही जाती है एज अ मिथ कि इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशंस बन सकती है, या ये दे प्रोन टू डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए तकिए से एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मारते हैं, या फिर वो मस्ती करते हैं, तो उनसे उनकी जो इंटीमेसी लाइफ है या पैशनेट मोमेंट्स इनकी इंक्रीज होते हैं। पर हाँ, ये वो तभी होता है जब मैचिंग चार्ट्स को आप लेके चलते हो। पर अदरवाइज ये जो मिथ है, ये मिथ यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करो, उसके अलावा अदर दूसरे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। सिर्फ मांगलिक होना या ना होना एक रीज़न नहीं बन जाता है कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है। इसके अलग रीजंस भी बन जाते हैं। इनके साथ एक और चीज़ कही जाती है कि इनके साथ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 8वें घर पे प्लेसमेंट अगर आ जाती है तो एक्सीडेंट्स की बात आ जाती है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्सीडेंट्स के साथ ये भी सिचुएशन बन जाती है, दूसरी प्लेसमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तभी चार्ट में दूसरे प्लेसमेंट सपोर्ट करेंगे, तभी ऐसा होगा कि एक्सीडेंट्स का सिचुएशन ज़्यादा आएगा। पर हाँ, ये बात ज़रूर आती है, जैसे मैं अपने सीट कोर्स में या क्लासेस में बताता हूँ कि अगर आप लोग कभी भी गाड़ी चला रहे हैं तो, और आपके 8वें घर पे ग्रह प्लेस्ड है, मंगल की बात नहीं कर रहा, ग्रह प्लेस्ड है, तो वो वाले ग्रह के काम को आपको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, वरना आप जोन आउट हो जाओगे, खो जाओगे, और आपका अटेंशन स्पैन या फिर जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। उसके जैसे ये सिचुएशन बनती है कि आप अपने आप को, जब सिचुएशन कोई दूसरे आसपास की सिचुएशन में कोई सिनेरियो बना कि देयर इज सम सर्कमस्टांस जहाँ पर आप फंस रहे हो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, तो वहाँ पर आप इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं कर पाते एंड दैट मे लीड टू एक्सीडेंट्स। पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मांगलिक होने से एक्सीडेंट का सिचुएशन बनता नहीं है। ऑफ कोर्स ये बात ज़रूर आती है कि अगर यहाँ पर आपका मंगल जो है वो बहुत, आप गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो आपको गाड़ी चलाना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप अपने 8वें घर की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। एंड दैट मीन्स दैट आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप रिलैक्स नहीं करना चाहते, क्योंकि 8वां घर जो है वो असल में आपको आपको वहाँ पर अपने आप को हार माननी पड़ती है एक तरीके से, या फिर आपको अपने आप को एग्जिट करना पड़ता है, या फिर एट द सेम टाइम आपको फेलियर मानना पड़ता है कि नहीं, मैं मान लिया कि मैं इस चीज़ से हार गया, और वो गुस्सा सस्टेन नहीं करना है, गुस्सा कंटिन्यू नहीं करना है। गुस्सा कंटिन्यू करते तो वो जीना मरने वाली सोच बंदे की अगर फुतूर आ जाए कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ, तो मेरे को अब सीधा मैं ठोक दूंगा गाड़ी को, तो वो 8वें घर पे आप जबरदस्ती अपना एक्सीडेंट क्रिएट कर रहे हो। दैट इज नॉट, एक्सीडेंट इज ऑलवेज एक स्पॉन्टेनियस एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, अपने आप होता है। एक्सीडेंट शब्द ही ये रिलेट करता है कि इट्स नॉन प्रिडिक्टेबल, तो वो अपने आप होता है। तो जब वो अपने आप होता है, नॉन प्रिडिक्टेबल है, तो आप जबरदस्ती करो तो वो एक्सीडेंट काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगली चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर हम रेमेडीज की बात करें इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की, तो ऑफ कोर्स मांगलिक दोषों को काफ़ी बार एग्जैजरेट किया जाता है, पर ट्रेडिशनल और प्रैक्टिकल अप्रोचेस से इस एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज अ रेमेडी आप ये श्योर कर सकते हो कि मांगलिक टू मांगलिक शादी करवा सकते हो। तो मांगलिक टू मांगलिक जब भी शादी होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ये एनर्जी नलीफाई हो जाती है, ऐसा माना जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाती है चार्ट पे, और इसका इम्पैक्ट मैरिटल कंपैटिबिलिटी में कम हो जाता है, और आप एक दूसरे के साथ बेटर सस्टेन कर पाते हो, एक दूसरे के साथ बेटर कंपैटिबल हो सकते हो। जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया कि बॉस के साथ एक्सट्रीम सिचुएशन हुई, तब भी पार्टनर जो है वो एक तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है। अगली चीज़ यहाँ पर ये आती है कि ऐसा कहा जाता है कि मंगल जो है, मांगलिक लोगों को 28 साल के जब लोग हो जाएंगे तो 28 साल की एज के बाद शादी करनी चाहिए। उससे इनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। वो एक कहा जाता है कि ऐसे लोग इसको एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं। देखिए जो मंगल है, मार्स जो है वो 28 की उम्र में मैच्योर होता है। उसके ऐसे क्या होता है कि इसका जो एग्रेसिव इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और जो पर्सन के अंदर जो एक एनर्जाइज्ड एनर्जी होती है, जिसके वजह से उसको रहता है कि मेरे को लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, इधर ये सब चीज़ अचीव करनी है, ये मेरा गोल है, टारगेट है, और एट द सेम टाइम मैं अभी तक तो कुछ मैंने किया ही नहीं है, तो वो चीज़ 28 साल तक काफ़ी इनविंसिबल तरीके से चलती है। बिकॉज मंगल ग्रह खुद इटसेल्फ एक इनविंसिबल ग्रह अपने आप को मानता है, तो इनविंसिबल जो भी लोगों का एनर्जी चल रहा होता है वो अपने आप को इनविंसिबल मान रहे होते हैं और इम्पल्सिव नेचर रखते हैं। उसके ऐसे क्या होता है कि 28 साल की उम्र तक उनको कोई भी चोट भी लगती है ना, मतलब जैसे जख्म हो गया या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज हो गए, वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। 28 साल के बाद उनको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि नहीं, मुझे चोट तो लगी है या मुझे कुछ हुआ तो है, लेकिन बॉडी मेरी बहुत जल्दी हील नहीं हो रही है। तो उसके ऐसे सिचुएशन ये आ जाती है कि उनको रियलाइज होता है कि मतलब आई एम ऑल्सो विंसिबल, आई एम नो लॉन्गर इनविंसिबल।
तो मतलब चीज़ें मुझको इम्पैक्ट करती है और मेरे को हर्ट होती है, मेरे को प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेरी बॉडी जो है वो नश्वर है, वो एक तरीके से ख़त्म होने लायक बॉडी है, परमानेंट नहीं है। तो 28 साल के बाद वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एंड देन द पर्सन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि मैं अकेले नहीं कर सकता सब कुछ, मुझे किसी की ज़रूरत है। तो इसलिए 28 साल के बाद रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप मांगलिक हो तो उसके बाद आप शादी कीजिए। और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बल्कि मैं नेचुरली कहूँगा कि जो भी पर्सन मांगलिक है वो अपने लाइफ में 28 साल के बाद ही शादी करे। मैचिंग चार्ट मैचिंग है नहीं है, दूसरा पर्सन मांगलिक है नहीं है, जो भी सिचुएशन है, तब भी 28 के बाद शादी करना इनको बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज दैट टाइम दे आर मोर अलाइंड टू ब्रिंग अ पार्टनर इन टू देयर पिक्चर। रेमेडीज़ की बात करें, अगर वैदिक रेमेडीज़ की बात करें तो एक तरीका ये भी होता है कि आप कुंभ विवाह करवा लीजिए। तो वो एक तरीके से सिंबॉलिक तरीके से कहा जाता है कि आप डीटी से मैरिज कर रहे हो। तो अगर आप उस तरीके से अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो। दूसरा, हनुमान चालीसा रिसाइट करने का एक मेथड होता है। ट्यूसडेज को फास्ट कर सकते हैं। और एक खास पूजा की जा सकती है जो है मंगल शांति पूजा। इवन इसके लिए मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन मध्य प्रदेश में, जहाँ पर आप मंगल रिलेटेड पूजाएं करा सकते हो और वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। पर यहाँ पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ 28 साल याद रखना है, और 28 साल तक का ऑप्शन पहले यूज़ करना है, या फिर मांगलिक टू मांगलिक का ऑप्शन उससे पहले यूज़ करना है। तो सीरीज में रेमेडीज बता रहे हैं, उस सीरीज की रेमेडी को पहले पहले सीरीज में ही यूज़ करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, जो एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज आ जाती है कि एक नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कीजिए, जो आपके बर्थ चार्ट को अंडरस्टैंड कर पाए और इस टाइप के प्लानिटरी जो कॉम्बिनेशंस है उसको रीड करके समझ पाए कि कुछ न्यूट्रलाइजेशंस बन रही है कि नहीं, जिसकी वजह से आपका जो मांगलिक कॉम्बिनेशन है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर मैं गुण मिलान की बात नहीं कर रहा, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मंगल और बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन पे। और नलिफिकेशन अगर हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नलिफाई हो रहा है तो भी काम चल जाएगा। देखिए 50% तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि आधी पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसका मांगलिक होता है और 50% नहीं होता, या 41.67 होता है, वो दोष तो इसलिए मान लिया जाता है, या उस लोग वो छोटा वो होता है ना रिजर्व ग्रुप है, या फिर एक तरीके से उसके ऐसे क्या है कि मतलब एक तरीके से छोटा ग्रुप है तो छोटे ग्रुप को हमेशा विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो 41 भी बहुत अच्छा नंबर है, 41.67 एक अच्छा नंबर है वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो मांगलिक है। तो वो एक तरीके से इतना भी छोटा नहीं है कि उसको फिंगर पॉइंट किया जा सके। तो आप ज्योतिष शी से बात कीजिए और वो जो एस्ट्रोलॉजर है आपके चार्ट को अच्छे से देख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है किस तरीके से कैंसिल हो रहा है। 41%, 41.67% या 50% प्लस 20%, 30% का और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो 20% ही सिचुएशन बन गई, यानी 80% तो बेनिफिट मांगलिक लोगों को ही मिल रहा है, या 70-80% बेनिफिट तो मांगलिक लोगों को ही मिल रहा है। वो चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहे, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहे, या फिर एट द सेम टाइम अपने चार्ट का ये जो एनर्जी इम्बैलेंस है, या उनको लोगों कैसे कहते कहते हैं कि ये एनर्जी इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करवा सके, तो चीज़ें आपके फेवर में ही है। और समय के साथ जो आजकल का ज़माना है उसमें ऑलरेडी इतने सारे अप्रोचेज है, इतने सारे तरीके हैं जो इस चीज़ को रैशनलाइज करता है। और सोसाइटी के जो बिलीफ सिस्टम्स है वो भी अपग्रेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ फर्दर अब प्रॉब्लमेटिक है नहीं। और मैरिटल सक्सेस के लिए आप आजकल लेडीज़ भी काम करती है, यानी स्पाउस भी आपका काम करता है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे होते हैं। तो उसकी ऐसी एनर्जी काफ़ी हद तक मैनेज्ड होती है, बिकॉज द सिचुएशंस आर ऑल्सो वेल अंडरस्टूड कि लाइफ सिचुएशंस कैसी चल रही है। और उसके ऐसे क्या है कि ये चीज़ फर्द अब आज के ज़माने में इतनी स्ट्रांगली वैलिड नहीं है या इतना स्ट्रांगली प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको मंगल के बारे में और चीज़ें समझनी है, या फिर आपको इस पर्टिकुलर एनर्जीज़ के बारे में और समझना है, या फिर आपको कंजंक्शन रिलेटेड टू योर बर्थ चार्ट समझना है, या फिर एट द सेम टाइम मंगल ग्रह को बहुत ज़्यादा समझना है, तो आप हमारा सीड कोर्स ले सकते हैं अगर आपको ग्रह को समझना है, और कंजंक्शन कोर्स ले सकते हैं अगर आपको कंजंक्शन को समझना है। अगर आप अपने मैरिज या रिलेशनशिप को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या फिर उसको और इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, उसको उसके बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर मंगल ग्रह के बारे में बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ सीखना समझना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगेगी।